हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम जो पिछले तक पढ़ चुके थे उसके आगे की आज हम पढ़ाई करेंगे। तो हमने देख लिया था मध्य पाषाण काल जो है वो सारा हमारा खत्म हो गया था। अब जो है नव पाषाण काल में जो है हम प्रवेश कर रहे हैं। नव पाषाण काल आज हम पूरा करेंगे। नव पाषाण काल पूरी तरह जो है उसको आज देखेंगे। हम देखेंगे नव पाषाण काल में मानव का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई मानव के विकास में। और उसके बाद नव पाषाण काल के स्थल भी देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पुरातत्व स्थल हैं जहाँ से कई चीजें प्राप्त हुई हैं, जिन पे खोज की गई हैं, उनको भी हम आज देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। नवपाषाण काल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद जब मानव का विकास हुआ तो मानव का विकास की कड़ी में सबसे ज्यादा योगदान जो है नवपाषाण काल का है। कई चीजें विकसित हुई। मानव जो है जहाँ पे शिकार करता था और सिर्फ खाद्य संग्राहक था, वहां से वो पशुपालक बन गया, खेती करने वाला बन गया, कृषक बन गया। मानव का भी नई नई सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ ये नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवपाषाण काल जो है काफी विकास है। खाद्यान्न का उत्पादन शुरू होगा, गेहूं का उत्पादन होने लगा, चावल का उत्पादन होने लगा, जौ का उत्पादन होने लगा। ठीक है ना। तो मनुष्य जो है काफी पहिए का आविष्कार हो गया, आग का भरपूर उपयोग होने लगा इसमें, है ना। तो ये सब चीजें काफी चीजें हुई थी। तो ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे अभी और एक एक चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठाए। आज हम नवपाषाण काल खत्म कर देंगे और नवपाषाण काल समाप्त होने के बाद ये जो पाषाण काल हुआ है, यानी तीनों काल जो हुआ है और शुरू से जो हमने विभाजन किया था, उसका हम जो है क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, पहले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको भी देखेंगे कि उनमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन भी आ जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो आज हम नवपाषाण काल खत्म कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम ये पाषाण काल के जितने क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम ताम्रपाषाण सभ्यता जो है उसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल सबसे पहले तो इसका कालखंड जो है हमने पहले भी बताया हुआ है। कालखंड इसका जो भारत में कालखंड है उसका 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक, बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट कर दिए, ईसा पूर्व वही ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। विश्व की बात करें तो कहीं कहीं इसका जो कालक्रम है वह 10,000 ईसा पूर्व से भी माना जाता है। 10,000 बीसी से लेकर 3500 बीसी तक भी माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन भारत में अगर बात करें, भारत की बात करें तो भारत में ये 7,000 बीसी से लेकर 3500 बीसी तक जो है इसका कालखंड जो है वो माना जाता है। ये क्या था नवपाषाण का काल क्या था? पाषाण काल जो है हमारा, पाषाण काल का अंतिम चरण था। अंतिम चरण था, है ना। पाषाण काल का अंतिम चरण हो गया। और क्या था? जीवन शैली में बदलाव आया। जीवन शैली में बदलाव। और क्या हुआ? सभ्यताओं का और सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ इसी काल में, है ना, नवपाषाण काल में। मानव जो है, मानव का जीवन जो है, मानव जीवन क्या हुआ? मानव जीवन जो है शिकार से क्या हो गया? शिकार और संग्रहण से क्या बन गया? संग्रहण से कृषक बन गया। कृषक तथा पशुपालक हो गया, पशुपालक बना, ठीक है। पशुपालन की ओर बढ़ा, ठीक है। कई चीजों की ये अपना खाद्यान्न की जो है इसमें उपजाए जाने लगे। खाद्यान्न की खेती हुई। खाद्यान्न से तात्पर्य हो गया गेहूं, जौ, चावल, इन सब चीजों के जो खाने वाले अन्न थे उन सब चीजों की खेती हुई, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं, इसमें देखते हैं इस काल का जनक किसको माना जाता है, किसने खोज की। इस काल के मैक्सिमम चीजों का जो ये है, इस
इस काल का जो है यानी नवपाषाण काल का जनक किसको माना जाता है, किसको खोज करने का जो है श्रेय किसको जाता है? जॉन लुबॉक, जॉन लुबॉक को जो है इसके खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, इतिहासकार थे गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। इन्होंने जो है इस काल को क्या कहा? को नवपाषाण क्रांति कहा है। नवपाषाण क्रांति, क्रांति कहा है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में खोज का श्रेय जो है, उत्तर भारत में खोज का श्रेय जो है किसको जाता है? मनसूयर को जाता है, मनसूयर को। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में खोज का श्रेय, दक्षिण भारत में खोज का श्रेय नेवेलियन फ्रेजर को जाता है, नेवेलियन फ्रेजर को। ठीक है, उत्तर भारत में मनसूयर को और दक्षिण भारत में नेवेलियन फ्रेजर को जाता है। ठीक है, खाद्यान्नों का उत्पादन मैंने बता ही दिया है, खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हो गया था। कृषि का प्रारंभ लिख देता हूं इसमें, कृषि का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ इसी काल में हुआ, इसी काल में हुआ। खाद्यान्न, खाद्यान्न की उपज या उत्पादन इसी काल में हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। गेहूं की खेती प्रारंभ हुई, खाद्यान्न में बात किया है तो अब चलिए 8, गेहूं की खेती, गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। और इसी समकालीन जो है जौ की खेती भी आरंभ हुई, इसी के समकालीन जो है, समकालीन में जौ की खेती भी आरंभ हुई, जौ की खेती भी आरंभ हुई, और सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज है वो जौ ही माना जाता है। जौ के बाद जो है वो गेहूं का आता है। जब हम अनाजों की बात कर रहे हैं तो अनाजों का क्रम हम आपको बताते हैं कैसे कैसे मिला। अनाज का क्रम देखिए, अनाज का क्रम जो खोज हुए हैं उस आधार पर जो है अनाज का प्रयोग का क्रम जो है, अनाज का क्रम जो है पहले जौ, फिर गेहूं, ठीक है, फिर गेहूं, उसके बाद चावल, जो साक्ष्य मिले हैं उस हिसाब से, फिर मक्का, फिर बाजरा, फिर ज्वार। ठीक है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार को सोरघम भी कहा जाता था, सोरघम। ठीक है, ज्वार हो गया, उसके बाद राई, राई एवं जई। इतने के साक्ष्य जो हैं मिले हैं, इतने खाद्यान्न के, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई एवं जई, इतने सारे जो है चीजों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो सबसे पहले जौ हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया, फिर चावल, फिर मक्का, फिर बाजरा और जो है ये सभी। अब हम खाद्यान्न का जो ये है उसमें बात करते हैं जौ का कब से है। जौ, जौ जो है 8000 ईसा पूर्व में इसके साक्ष्य मिले हैं। 8000 ईसा पूर्व में कहां पे? निकट पूर्व भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है अपना, वहां पे भूमध्य सागर एवं ईरान, ईरान में स्थित, ईरान के स्थित कौन? पश्चिम एशिया के देश के मानव द्वारा जो स्थित पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया के देश के मानव द्वारा जो है उत्पादन किया गया। सबसे पहले जो 8000 ईसा पूर्व में,
इसी समकालीन में, इसी आसपास जो है, इसी आसपास जो है, इसी काल में यानी 8000 ईस्वी के आसपास ही जो है गेहूं के भी साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं भी उगाया गया। दोनों समकालीन है, जौ और गेहूं। आपको ये क्वेश्चन बहुत आएगा, जौ और गेहूं जो है वो समकालीन है, ठीक है। तो लेकिन अगर आएगा कि कौन सा पहले जो अनाज का जो वो है उपयोग किया गया, मनुष्य द्वारा उपजाया गया, तो वो जौ होगा। जौ पे आप जो है उस पे सही कीजिएगा, जौ ही सही होगा। ये पहला प्रयुक्त अनाज जो है वो जौ ही है। अगला स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं नवीनतम खोजों की, बात करते हैं हम। नवीनतम खोज के आधार पर, नवीनतम खोज के आधार पर, जो नवीन खोज हुआ है उसके आधार पर उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। लहुरा देव है। जो नया खोज हुआ उसमें कृषि का जो साक्ष्य वाला स्थल है वो लहुरा देव है। लेकिन इससे पहले जो चल रहा था, प्राचीनतम खोजों के अनुसार जो है, जो कृषि का पहला साक्ष्य मिला हुआ था वो माना जाता था कहां पे? मेहरगढ़ में माना जाता था। मेहरगढ़ और कोल्डिहवा में माना जाता था। चावल के साक्ष्य जो है कोल्डिहवा में मिले हुए थे, ठीक है। और प्राचीन कृषि का जो था वो मेहरगढ़ में माना जाता था। लेकिन अभी जो नवीनतम खोज हुआ है उसके आधार पर जो है कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो लहुरा देव में मिला है। तो ये अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है और ऑप्शन में अगर लहुरा देव रहता है तो लहुरा देव ही होगा प्राचीन कृषि का साक्ष्य। अगर लहुरा देव नहीं रहता है तो मेहरगढ़ होगा, ठीक है। अगर मेहरगढ़ भी नहीं रहता है तो कोल्डिहवा, तो चावल के लिए है तो कोल्डिहवा होगा। ये तीन है। लेकिन अभी जो है नवीनतम में जो है इसी को माना गया है, लहुरा देव को सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य जो है माना गया है। ये भी हम यहां पे लिख देते हैं। इससे पहले भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है। ठीक है, ये स्थित है वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहां से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और चावल की साक्ष्य वाला स्थल की बात करें, चावल की साक्ष्य वाला स्थल इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी जो है, बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डिहवा है, जहां से कब का? 6500 ईसा पूर्व का, 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है। चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है। भूसी का साक्ष्य जो है वो मिला है। चावल के भूसी यहां से जो है उसका साक्ष्य मिला है। कहां? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहां है? इलाहाबाद जिले में है,
ठीक है। और यहाँ गेहूं, मेहरगढ़ से क्या मिला, गेहूं का साक्ष्य मिला। प्राचीनतम स्थल जो है वो मेहरगढ़ है, चावल के साक्ष्य वाला स्थल हो गया कोल्डिवा। और जो नवीन खोज हुआ है उस अनुसार अगर देखा जाए तो प्राचीनतम स्थल जो है कृषि का वो लहुरादेव है। तीनों चीज क्लियर हो गई, तीन चीजें यहाँ पे हैं। अगर नवीनतम खोजों की बात की जाए तो सबसे प्राचीन कृषि स्थल लहुरादेव है। अगर पुरानी खोजों की बात की जाए तो सबसे प्राचीन जो है साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिला हुआ, जो कहां पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और अगर चावल की बात की जाए तो चावल के बाद कोल्डिवा है। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कई एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आ रखा है, 100 एग्जाम में ये क्वेश्चन इनसे जो है आ रखा है। जब हम उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें भी इसको जो है करेंगे। ठीक है, चावल हो गया। अब चलते हैं अगला। अगला जो है हमारा कौन सा, चीन भी देखते हैं। चीन में भी जो है, चीन के यांगजी नदी जो है, यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया था। चीन का जो यांगजी नदी था उस घाटी क्षेत्र में भी 7000 ईसा पूर्व में जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। मक्का का साक्ष्य, अब आते हैं मक्का पे हम। मक्का का साक्ष्य जो है, ठीक है, जौ गेहूं चावल हो गया। मक्का का साक्ष्य की बात करते हैं। मक्का का साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व में जो है, 6000 ईसा पूर्व में कहां पे मिला है, मैक्सिको में, पूर्व में मैक्सिको में पाया गया। ठीक है, उसके बाद मक्का के बाद क्या हमने बोला था, मक्का के बाद बाजरा की बात करते हैं। तो बाजरा जो है 5500 ईसा पूर्व, 5500 ईसा पूर्व में कहां पे, चीन में साक्ष्य मिला है इसका। ठीक है, बाजरा के बाद ज्वार की बात करते हैं। ज्वार, जिसको क्या कहा जाता था, सोरघम भी कहा जाता था, सोरघम। ठीक है, सोरघम, इसका जो है 5000 ईसा पूर्व में साक्ष्य मिला है। 5000 ईसा पूर्व में कहां पे, पूर्वी अफ्रीका में इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके, ज्वार के। राई की बात करते हैं। राई भी 5000 ईसा पूर्व में कहां पे, दक्षिण पूर्व एशिया में इसके साक्ष्य मिले हैं। और जई की बात करें, जो हमारा हमने अनाज का जो क्रम देखा था उसमें जई लास्ट था, तो जई जो है वो 2300 ईसा पूर्व में, सबसे जो नया अनाज है वो यही है जई। 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में उगाया गया। यूरोप में जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। यूरोप से जिसके साक्ष्य है, यूरोप में उगाने का जो है इसका साक्ष्य मिला है। ये था अनाज का हमारा क्रम। ठीक है, इस अनाज के क्रम को ध्यान रखिएगा। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई एवं जई, ये था। चलिए अब हम फिर चलते हैं, अब नवपाषाण काल के और चीजों को देखते हैं। इस काल में और क्या हो गया था, अस्थाई आवास की शुरुआत हो गई थी। अस्थाई आवास यानी लोग जो है आवास की शुरुआत हो गई थी, घर बना के रहने लगे थे, शुरुआत हो गई थी। लोग कहां पे बसने लगे थे, लोग नदी के किनारे बसने लगे थे, क्योंकि इजी होता था। लोग नदी के किनारे बसने लगे थे, क्योंकि लोगों को नदी के किनारे हर चीज सुविधा मिल जाती थी, है ना। जंगलों से हटके दूर इधर जो है कृषि के उत्पादन में भी मदद मिलता था। इन सब चीजों के कारण जो है कहां लोग जो है नदी के किनारे बसने लग गए। कच्ची ईंट का जो घर बनाते थे, अस्थाई आवास की जो शुरुआत हो गई, तो घर बनाते होंगे ना, कच्ची ईंट के गृह आवास बनाते थे। ये कच्ची ईंट के गृह आवास का विकास हुआ। कच्ची ईंट के जो है घर का जो है विकास हुआ। पशुपालन का साक्ष्य मिला ही है, पशुपालन अपने प्रबल पे था। पशुपालन के काफी साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के काफी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उद्योग का विकास होने लगा था। उद्योग
का विकास होने लगा था। मानव बहुत विकसित हो गया था इस काल में, उद्योग का विकास होने लगा था। मृद भांड का विकास हुआ था, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मृद भांड का विकास हुआ था। ठीक है, उद्योग यानी मृद भांड बनाने लगे थे लोग। ठीक है, उपकरण जो है वो किसके बनते थे? हड्डी के ही उपकरण हड्डी के बनते थे। उपकरण हड्डी के मिले हैं। मैक्सिमम उपकरण जो मिला है वो हड्डी का ही मिला है यहां से। ठीक है, हड्डी निर्मित ही उपकरण मिला है। राख के टीलों का अवशेष मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राख के टीलों का, ये कई एग्जाम में जो है पूछा हुआ है, एसएससी, पीसीएस, कई स्टेट के पीसीएस में, रेलवे में कई बार पूछा हुआ है कि राख के टीलों का अवशेष किस काल में मिलता है? नवपाषाण काल में। जगह भी पूछा हुआ है कि राख के टीलों का अवशेष जो है वो किस जगह से प्राप्त हुआ है, ये सब भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो राख के टीलों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आग का उपयोग होने लगा था। आग का उपयोग, आग का उपयोग होने लगा था। और क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी, आग का उपयोग होना था। और यह क्या है? और यह इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग का जो यूज होने लगा तो बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि हो गया। आग जो है मेन हो गया, वो है ना। आग से काफी चीजें उसकी सरल हो गई, मनुष्य का जीवन जो है काफी सरल हो गया, भोजन में मदद जो है सरल हो गया, खान पान सरल हो गया, सुरक्षा दृष्टिकोण से सरल हो गया, कई चीजें हो गई है ना। ये था बेसिकली नवपाषाण काल का जो क्या क्या विकास हुआ मनुष्य का और क्या क्या चीजें हुई। अब हम देखते हैं स्थल। नवपाषाण काल के स्थल कहां से क्या मिला वो भी देख लेते हैं। नवपाषाण काल हमारा समाप्ति हो जाएगा। नवपाषाण काल के स्थल देख के इसी में खत्म कर देते हैं। नवपाषाण काल के स्थल, नवपाषाण काल के स्थल की बात कर लेते हैं। फटाफट हम देखते हैं कहां से क्या मिला। पहला जो है मेहरगढ़। मेहरगढ़, ऊपर में जो बात हुई मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है, इसमें जो है पाषाण संस्कृति से लेके, यहां पर जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति, जो हम आगे पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। प्राप्त हुए हैं यहां से, मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है यहां से प्राप्त हुए हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जगह है एक बुर्ज होम। बुर्ज होम, यहां से क्या है? मानव कंकाल, मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव कंकाल के साथ साथ जो है कुत्ते का कंकाल मिला है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुर्ज होम, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल किस जगह से मिला है? बुर्ज होम से। ठीक है, इसका जो खोज है, ये जो क्या नाम है, कुत्ते का कंकाल और मानव कंकाल, इसका खोज जो है, इसकी खोज किसने की थी? 1935 में 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। यहीं से जो है बुर्ज होम से ही गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के जो है साक्ष्य मिले हैं इसी जगह से। ठीक है, उसके बाद कश्मीर में एक जगह है गुफ कराल। कश्मीर की और कुछ जगहों की बात करते हैं। गुफ कराल, गुफ कराल एक जगह है,
इसका अर्थ क्या है? गुफ कराल का अर्थ क्या हुआ? अर्थ हो गया इसका कुम्हार की गुहा, ठीक है। इसका अर्थ है कुलाल, कुलाल यानी कुम्हार, कुम्हार की गुहा, गुफ कराल कुम्हार की गुहा कहा जाता है। इस जगह से क्या मिला है? कृषि एवं पशुपालन का जो है बहुत सारा साक्ष्य मिला है। यहां से कृषि एवं पशुपालन का काफी साक्ष्य मिला है। कहां से? गुफ कराल से, कश्मीर के गुफ कराल से। बिहार की बात करते हैं, कितना हो गया? 3 4, चौथा बिहार की बात करते हैं हम। बिहार में चिरांद जगह है, चिरांद कहां पे पड़ता है? सारण जिले में, सारण जिले में चिरांद एक जगह है, सारण जिले में पड़ता है। यहां से क्या मिला है? यहां से नवपाषाणिक अवशेषों में हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो यहां से नवपाषाण के जो उपकरण हैं, नवपाषाण उपकरणों में हड्डी, हड्डी के जो है अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहां पे सिंह से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहां सिंह से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जो क्या कहलाता है? सिंह से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जो सिंह से निर्मित उपकरण था, ये किसका सिंह से? ज्यादातर जो मिला है वो हिरण का सिंह से, हिरण के सिंग से निर्मित जो है उपकरण ज्यादातर मिला है, हिरण के सिंग से निर्मित, ठीक है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत चलते हैं हम। दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। क्या होता था यहां ना, जब मृतक को दफनाया जाता था उसके पास एक स्मारक के तौर पे बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, बृहत पाषाण स्मारक जिसको कहा जाता था, ठीक है। मेगालिथ कहा जाता है, जैसे माइक्रोलिथ छोटे छोटे हुए ना तो मेगालिथ हो गया। बड़े पत्थरों को जो है एक स्मारक के तौर पे उनके कब्र के पास रख जाता, जहां दफनाया जाता था उसके पास एक स्मारक के तौर पे बृहत पाषाण रख दिए जाते थे। इसके साक्ष्य जो है सबसे ज्यादा दक्षिण भारत से मिले हैं, ठीक है। अगला कर्नाटक, दक्षिण भारत की ही अभी हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक से जो है मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू नामक स्थान से राख का टीला प्राप्त हुआ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैसूर के पास वेल्लारी, वेल्लारी जनपद में स्थित क्या जगह है? संगन कल्लू, संगन कल्लू नामक स्थल से क्या मिला है? राख के टीले प्राप्त हुए हैं, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहां से राख के टीले और भी जगहों से मिले हैं? राख के टीले और भी जगहों से मिले हैं। ये क्या बताता? राख के टीले मिलने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आग का उपयोग होता था, आग का उपयोग बृहद मात्रा में होता था, है ना। राख के टीले और कहां से? पिकल हल्ली से भी प्राप्त हुए हैं, पिकली हल से भी प्राप्त हुआ है, और उतनूर से भी, उतनूर पिकली हल और उतनूर से भी जो है राख के टीले मिले हैं। और ये टीले जो थे, राख के टीले, ये क्या थे? पशुपालन जो समुदाय था, पशुपालन समुदाय नवपाषाण युग का, समुदायों के शिविरों के जले अवशेष हैं,
जो ये मिला हुआ है, ये क्या था, जो उस टाइम का नवपाषाण काल का जो है पशुपालन समुदाय था, उनके जो शिविर थे, मौसमी शिविर जो जैसे एक समूह टाइप का लगा के जो रहा ना, उससे जो अवशेष जले हुए थे, वो जले अवशेष थे ये। ठीक है, ये राख के टीले जो है ये मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट स्थल थे नवपाषाण काल के। यहाँ पे हमारा जो है नवपाषाण काल जो है समाप्त होता है। ये हमने आज देखा यहाँ से नवपाषाण काल के जो मनुष्य का विकास कहाँ से कहाँ हो गया, जहाँ मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा था, वहां से मनुष्य ने जो है आग का उपयोग करना सीखा, खेती का उपयोग करना सीखा, खेती खाद्यान्न का उपयोग करना सीखा, खाना पकाना सीखा, भोजन बनाना सीखा, नदियों के किनारे रहने लगा, घर बनाना सीखा। ठीक है ना, पहिए का आविष्कार हो गया, पशुपालन करने लगा, उद्योग विकसित हो गए, मृद भांड बनाने लगा, उपकरण बनाने लगा, हड्डी के उपकरण बनाने लगा, है ना, कई चीजें, अस्थायी आवास की शुरुआत हुई, कच्चे ईंटों के मकान बनाने लगा। तो नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के विकास के दृष्टिकोण से। ये स्थल थे जो इंपॉर्टेंट स्थल, जहां से जो मिला हुआ है पुरातात्विक अवशेष, उसकी डिटेल्स थी, इसको आप ध्यान रखिए। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें जो सीरीज में सेशन आएगा, उसमें जो है हम जो ये पाषाण काल पूरा हो गया है, तो पाषाण काल का जो है हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक बार हम देख लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देख लेंगे। 1 से 2 सेशन में जो है हम जो है इसका पाषाण काल का सारा क्वेश्चन जो है खत्म कर देंगे। पाषाण काल ये क्वेश्चन खत्म होगा, उसके बाद हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो है उसको देख लेंगे, और जब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता खत्म हो जाएगा, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से आगे चलेंगे। तो इसके बाद ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी 2-3 सेशन जो है वो होगा। तो चलिए फिर ठीक है, अब मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। अब हम अगला सेशन जो करेंगे उसमें जो है क्या होगा, क्वेश्चन आंसर ऑफ किसका, पाषाण काल, पाषाण काल का क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, 1 से 2 सेशन में खत्म कर देंगे उसको। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद।